नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तमाम दर्शकों का स्वागत है आपके हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा। दर्शकों, जैसा कि नवरात्र का त्यौहार चल रहा है तो सबसे पहले तो नवरात्र की आप तमाम दर्शकों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और ये जो दिन हमें नसीब हुआ है, ये जो दिन हमें मिल रहे हैं, ये कोविड काल के बाद हमें प्राप्त हुआ है। और दर्शकों, हर कोई इस बार अपनी भक्ति से, अपनी आराधना से माँ को प्रसन्न करना चाहता है, इस त्यौहार का पूरा पूरा लुत्फ उठाना चाहता है। लेकिन दर्शकों, याद रहे, कोविड काल के बाद हम इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना पा रहे हैं। तो पूरी सतर्कता भी बरतें, क्योंकि अभी डेंगू भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए पूरी सतर्कता के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि भक्ति आराधना के साथ साथ, जैसा कि आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भक्ति के तो कई रूप होते हैं ना दर्शकों। उसी में से एक रूप ये भी होता है कि आप उसके बंदों पर भी रहम करें। अपने साथ साथ, अपनी खुशियों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों की भी खुशियों पर नज़र रखें। ये कहीं उनकी घर में खुशियाँ अधूरी तो नहीं रह गई, क्योंकि कोविड काल में हमने कई ऐसे लोगों को भी खो दिया, कई अपनों को खो दिया है। तो इस बार जब हमें मौका मिल रहा है तो सिर्फ ना त्योहार को मनाना है, बल्कि आपस में मिलना है, उनके घर भी जाकर खुशियां मनानी है, जिनके घरों में शायद इस बार खुशियां अधूरी रह जाएंगी। इसलिए हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी खास ख्याल रखना है और देखना है कि हमारे साथ साथ औरों की भी खुशियां पूरी तरह से मन पाए। तभी तो नवरात्र का असली मायने हमें समझ में आएगा। त्योहार का तो मतलब ही यही होता है कि अपनों के संग खुशियां मनाना। और ये खुशियां तब पूरी होती हैं जब हमारे साथ साथ हमारे अपने भी खुश रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब अच्छे अच्छे कार्य करने की बात होती है तो ये जो अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा हमें मिलती है, ये जो प्रेरणा हमें हासिल होती है, वो हमारे विचारों से होती है। इसलिए आम दिन हो या हो त्योहार, अपने विचारों को हमेशा उच्च रखिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा सकारात्मक रखिए। इसलिए हमारा पहला सेगमेंट होता है जिसमें हम अपने बड़े बुजुर्गों के कथनों को, उनके वचनों को आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपका पूरा दिन, पूरा जो जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता रहे और आप जीवन के आगे बढ़ सके। जी हाँ, जीवन में खुशियों के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के लिए ही है हमारा ये पहला सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे बीच जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उन्होंने लगभग 400 रचनाएं उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में। आप कविता और समीक्षा के क्षेत्र में आपका अहम योगदान है। आपको बता दूं कि बिहार सूचना सेवा के वरीय अधिकारी तथा आप साहित्यकार हैं डॉक्टर सुनील कुमार पाठक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत नमस्कार। दर्शक, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं अपना नमस्कार कहता हूँ। जी, बहुत स्वागत कि आप यहाँ आएँ। और ये हमारा सौभाग्य कि आपसे बहुत सारी बातें आज जानने को मिलेंगी। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति जो है, यह हमें अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता, अपने अभिभावकों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, इस संस्कृति ने हमें सिखाया है बराबर श्रद्धावंत रहने के लिए। उनके प्रति श्रद्धा, पूर्ण समर्पण का भाव और उनकी देख रेख, उनकी सेवा संभार, ये सब कुछ हमारे चरित्र का बिल्कुल एक अभिन्न अंग होना चाहिए। विजयादशमी हम मना रहे हैं और राम का चरित्र इसमें बड़ा महत्व रखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियाँ आप शायद स्मरण करें कि प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। रामचंद्र जी का यह दैनिक क्रियाकलाप था कि सुबह उठते ही अपने माता और पिता के स्मरण के साथ साथ वे अपने गुरु को का भी स्मरण करते थे। बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक है संस्कृत का कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, समाज के जो बुजुर्ग हैं, समाज के जो वृद्धजन हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी है हमारे निर्माण में, तो वे जब
ज़रूरत है हमारी, तो हमें उनके पूरी तरह काम आना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। और इसी रूप में आज का जो दिवस है, यह अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, यह इसलिए मनाया जाता है कि आज की युवा पीढ़ी, आज के नौजवान जो हैं, आज की नवज्योतियाँ जो हैं, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव बराबर बरकरार रखें। और इसी रूप में समाज में हमारे एक जो समादर का भाव जब अपने बुजुर्गों के प्रति रहेगा, तो स्वस्थ समाज, एक सुविकसित समाज का निर्माण हम कर सकेंगे। जी हाँ, बेशक। और बुजुर्गों के प्रति हमें सम्मान जाहिर करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, भले ही वो आपके माता पिता हो या फिर समाज में कोई भी वृद्ध व्यक्ति हो, उन्हें हमें पूरा आदर देना चाहिए, पूरा सम्मान करना चाहिए। ये बहुत सही बात कही आपने। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे में हमारे देश के युवाओं से? मेरा अनुरोध होगा, मेरी अपील होगी युवाओं से खास करके, कि आप रक्तदान अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ जाकर के आप वहाँ रक्तदान करें, ताकि जिन्हें ज़रूरत है रक्त की, उन्हें निराश नहीं होना पड़े, भटकना नहीं पड़े। ऐसा नहीं कि हमारे अपने परिवार के जब बीमार पड़ें, अस्वस्थ हों, तभी हम रक्त की खोज में निकलें और रक्तदान को प्रेरित हों, बल्कि हम आज जो रक्तदान करेंगे वह किसी न किसी वैसे व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के काम आएगा जो ज़िंदगी से जूझ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि युवा बराबर, है ना, एक यह अपने जीवन में संकल्प लें कि हम हर वर्ष निश्चय ही रक्तदान करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे रक्तदान के लिए। जी हाँ, बेशक। चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है और आपने 400 से ज़्यादा आपकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई हैं, उनमें से कुछ रचनाएं आपकी जो हैं वो बुजुर्गों को समर्पित हैं, तो चाहेंगे कि आप उन रचनाओं को हमें सुनाएं। हाँ, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। और मैं आपको बताऊं कि मेरी 4-5 कृतियाँ अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषाओं में कविता और समीक्षा के क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। वह मेरी अभिरुचि की विधाएँ हैं मेरी। तो मेरी कविताएं भी तो मैं आपको सुनाऊंगा। 1980 के लगभग मेरी पहली कविता छपी थी। 1980 में सारण संदेश एक अखबार हुआ करता था, तो मेरी पहली रचना 15 अगस्त का दिन आया, ये रचना मेरी पहली रचना है, इसलिए उसका याद रहना आज भी स्वाभाविक है। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस विशेषांक में मैंने वह कविता लिखी थी। वह कविता थी, उसकी चंद पंक्तियाँ मुझे जो स्मरण हैं आज भी मैं सुना रहा हूँ अपने श्रोताओं को, कि 15 अगस्त का दिन आया, है ना, नवज्योति और जीवन लाया, यह दिन है क्रांति कहानी का, दुर्धर्ष देश के पानी का, भारत की चढ़ी जवानी का, शतकोटि कोटि बलिदानी का, नूतन उमंग नवरस लाया, 15 अगस्त का दिन आया। क्या बात है, बहुत ही शानदार। तो यह मेरी पहली रचना थी। प्रकाशन की दुनिया में प्रवेश इसी रचना के जरिए हुआ था। अर्जुन पाठक और लक्ष्मण पाठक, प्रदीप बड़े नामी साहित्यकार रहे, उन लोगों के संपादन में ये अखबार मीरगंज सारण से निकलता था। तो तब मैं छात्र था और इंटरमीडिएट का छात्र था। डीएवी कॉलेज सिवान में मैं अध्ययनरत था। उसी समय यह मेरी पहली कविता छपी थी। लेकिन लेखन की शुरुआत तो जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था उसी समय से मैं कविताएं लिखने का काम शुरू कर चुका था, लेकिन यह प्रकाशन की बात थी। अब आपने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, तो इसको लेकर अगर मेरी कोई रचना है तो मैं सुनाऊं। मैं समझता हूं कि बुजुर्गों के सम्मान में उनसे आत्मीयतापूर्ण लगाव को लेकर के शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार होगा जिसने रचना नहीं की हो। जब हम रचनाशील होते हैं तो निश्चय ही अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश, ये सारी चीज़ें जो हमारे अगल बगल की दुनिया है, ये सब हमारी रचनाओं में उतरते ही हैं। मेरी कविताओं का पहला संग्रह, हिंदी कविताओं का संग्रह कविता का सर्वनाम, ये मेरा पहला संग्रह है। तो
इसी संग्रह की मैं एक बहुत छोटी सी कविता मैं आपको निवेदित करना चाहता हूँ। जी, स्वागत। और ये कविता है जिसका शीर्षक है आस्था। क्या बात है ना? आस्था। इस कविता का शीर्षक ही है आस्था। तो ये कविता मैं अपने दर्शकों श्रोताओं को निवेदित करना चाहूँगा कि मेरी झोपड़ी पर अब भी हर श्रृंगार झरता है। मेरी झोपड़ी पर अब भी हर श्रृंगार झरता है उस वृक्ष से जिसे मेरे दादाजी ने लगाया था। क्या बात। मेरी झोपड़ी पर अब भी हर श्रृंगार झरता है उस वृक्ष से जिसे मेरे दादाजी ने लगाया था। किंतु अब मैंने झोपड़ी के बाहर नागफनी रोप दी है। किंतु अब मैंने झोपड़ी के बाहर नागफनी रोप दी है। झोपड़ी के बाहर मैं जब भी निकलता हूँ, झोपड़ी के बाहर मैं जब भी निकलता हूँ, पसीनाए सूरज से आंखें मिलाने, पसीनाए सूरज से आंखें मिलाने दिखती है झोपड़ी की टाटी पर, दिखती है झोपड़ी की टाटी पर टंगी टटाती धूप, दिखती है झोपड़ी की टाटी पर टंगी टटाती धूप। और बाहर नजर आता है एक पूरा बालुई रेगिस्तान, और बाहर नजर आता है एक पूरा बालुई रेगिस्तान जिस पर कल तक मेरे दादाजी के पैरों के निशान थे, जिस पर कल तक मेरे दादाजी के पैरों के निशान थे। शायद रात को जंगल के मनबहसी भेड़ियों ने उन्हें रौंद डाला है। शायद रात को जंगल के मनबहसी भेड़ियों ने उन्हें रौंद डाला है। मैं निवेदित करना चाहूँगा इस कविता के जरिए कि दादाजी के पैरों के निशान को रौंदे जाने से बचाने की ज़रूरत है। उनके पदचिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। दादाजी ने जो हमें संस्कार दिए, जो उन्होंने चेतना जगाई, हमें जीने का जो सलीका उन्होंने सिखाया, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है उससे जो लोग जुड़े नहीं रह पाते, कट जाते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है सो दुश्वार हो जाती है। तो हमें अपने बुज़ुर्गों के प्रति निश्चय ही सम्मान करना चाहिए, और उनके प्रति जब वे खास करके उस मुकाम पर पहुंच करके जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, हमें अपने को बिल्कुल न्यौछावर करना चाहिए। उनके बुजुर्गों ने जो हमें बताए हैं, उन्होंने जो हमारी जो संस्कृति रही है उस पर हमें चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो बच्चे दादा दादी से दूर कहीं दूसरे प्रदेश में रहते हैं जहां उनके पिताजी का व्यवसाय होता है या फिर जॉब होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनरेशन गैप हो रहा है। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं, दादा दादी पीछे छूट गए हैं। तो फिर ऐसे में क्या स्थिति देखते हैं एक साहित्यकार होने के नाते आप? देखिए, पहले के समय में और आज के दौर में आप इसे सामाजिक विकास की नज़र से देखें या फिर बदलते युग के जो पैमाने हैं उनकी नज़र से देखें। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे जिसमें केवल दादा दादी ही नहीं, चाचा चाची, है ना, और दुनिया हमारी इतनी बड़ी थी कि शादी विवाह के मौक़ों पे या अन्य विभिन्न आयोजनों पर अपने रिश्तेदारों की एक अच्छी खासी जमात हमारे यहाँ आयोजनों में आ जाती थी। आज रिश्तेदारी में हमारी कमी आई है। हम केवल बच्चे जो हैं अपने नानीहाल तक से केवल जुड़ पाते हैं। उसके आगे की दुनिया अपने फूफा, अपने मामा, अपने मौसा, इन सारे संबंधों को आज हम छोड़ते जा रहे हैं, उनसे सिकुड़ती जा रही है हमारी दुनिया। आंगन बंटने लगे हैं, और जब परिवार विखंडित होने लगेंगे तो निश्चय ही हमारे संबंधों को एक सुघर पहचान नहीं मिल पाएगी, और अपने बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान का भाव है हम वह नहीं रख पाएंगे। गांवों से शहरों की ओर पलायन, यह भी एक समस्या है। नौकरी की खोज में, नौकरी रोजगार की तलाश में आज ग्रामीण शहर में जा बसते हैं। गांव हमारा हमसे छूटता जाता है। गांव और शहर के दूरी दोनों के विकास की प्रक्रिया में दोनों में करीबी आई है ज़रूर,
लेकिन अब भी एक बहुत अच्छी खासी आबादी है जो शहरों में आकर के बसने के बाद अपने गाँव को भूलती जा रही है। तो मेरा निवेदन होगा, और हमारे जैसे तमाम जो रचनाशील जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि आप अवकाश के दिनों में, छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ अपने पैतृक गांव जरूर जाएं और जाकर के देखें कि गांव में आखिर बदलाव भी आया है तो किस तरह का वह बदलाव है। वह बदलाव सकारात्मक है, गांव हमारे अपने किस चरित्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, है ना। एक छोटा सा हाइकू, मैं भोजपुरी में मैंने हाइकू विधा की शुरुआत की थी, तो उसमें एक छोटा सा मेरा हाइकू था कि हमार गांव केवट कठौता में राम के पाँव। तो राम के पाँव की जो पवित्रता है केवट के लिए, उससे मैंने अपने गांव की तुलना की थी। तो गांव को हम भूले नहीं अपने, है ना। भारत माता ग्रामवासिनी पंत ने कहा, भारत माता की आत्मा गांव में बसती है। तो हम अगर अपने गांव को ही भूल जाएंगे और गांव में रहने वाले जो हमारे, जिनके साथ हम में से सभी आज के जो शहरी जो हम मिजाज के लोग हो गए हैं, ये सब भी जो गांव में इन लोगों ने अपना बचपन हम लोगों ने गुजारा है। हम खास करके अपनी बात बताएं, बचपन में जाड़े के दिनों में अलाव पर बैठकर अपने हीरामन काका, अपने शिव काका, इन तमाम लोगों को हम नहीं भूल पाते। ये बड़े ही गरीब और निर्बल तबके के लोग थे जो हमारे दरवाजे पे बैठ के हम लोग एक साथ अलाव उन बुजुर्गों के साथ हम ये, और जीवन के जो मंत्र उन्होंने हमें दिए, जीवन की जो सीख उन्होंने दी, जो तजुर्बा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, वे आज बड़े काम के मेरे लिए हैं। और उसको गांठ बांध करके मैं अपने जीवन की राह चलता हूं, और बड़े अनुभवों के पके, बड़े खास अंदाज में वे लोग देते थे उन चीज़ों को अलाव पर। और वे सारी बातें आज जब स्मरण होती हैं, जब वे सारे चरित्र, माटी की मूर्तें, राम वृक्ष बेनीपुरी की एक कृति है, आप उसको पढ़िए और देखिए उसमें कि ग्रामीण चरित्रों को कैसे बेनीपुरी जी ने वहाँ पे रखा है। तो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनको हमें अपने में जिलाए रखना है। अपने में जिलाए रखने की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उनके प्रति जो वे हमारी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, बुजुर्ग वे हमारी सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, बल्कि ये हमारा स्वयं का कर्तव्य होता है कि हम उनके प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहें। ये हमारा फर्ज होता है ना, ये हमारा दायित्व होता है। तो पूरे सम्मान के साथ हम उनके साथ जुड़ें और उनके प्रति ये करें। तो सामाजिक तमाम विघटन की बातें हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अगर मानवता को बचाना है, हमें अगर अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी है, व्यक्ति संज्ञा जो है इसलिए मनुष्य को मिली है क्योंकि वह अपने को व्यक्त करता है। क्योंकि हम अपने को व्यक्त करते हैं इसलिए व्यक्त कहलाते हैं। तो इस व्यक्त करने के पीछे की जो खूबसूरती है वह यही होनी चाहिए कि हमारे अगल बगल की जो दुनिया है, हमारे अगल बगल पास पड़ोस के जो लोग हैं, इन तमाम लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना जगी रहे हम में, ये बहुत ज़रूरी है। और बुज़ुर्गों के प्रति सम्मान तो खैर ये हमारा अपना नैतिक दायित्व है, फ़र्ज़ है हमारा, इसे बिल्कुल पूरा करना चाहिए हमें। अपनी ज़िंदगी को अगर सजाना संवारना है, अपनी ज़िंदगी को सजाने संवारने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों के प्रति श्रद्धावंत रहें। जी हाँ, मेरा जो सवाल है आपसे वो आपके साहित्यिक सफ़र के बारे में है। कैसे शुरुआत हुई, कब रुझान हुआ आपका लिखने की तरफ, और आपने 400 से ज़्यादा रचनाएं लिखी और वो प्रकाशित भी हो चुकी हैं देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में। तो कैसा रहा सफ़र और शुरुआत कैसे हुई, ये जानना चाहेंगे। देखिए, जब मिडिल स्कूल के ही दिनों में हम लोग पढ़ते थे अपने गांव के छोटे से विद्यालय में, जिसे हम लोग पकवा विद्यालय के नाम से जानते थे। इसलिए क्योंकि पहले केवल खपड़ैल घर होते थे गांव में, लेकिन हमारा स्कूल जो था वह
पक्के जुड़ा तो ईंटें उसकी जुड़ी हुई थी मिट्टी से, लेकिन ऊपर से प्लास्टर जिसे कहते हैं वह चढ़ाया हुआ था। तो गांव के लोगों ने उसका नाम रख दिया पकवा स्कूल। तो आप सोच सकती हैं कि एक विकसित गांव था मेरा उस समय भी, जहां दूसरे गांवों की तुलना में अच्छी खासी सुविधाएं वहाँ, सरकारी सुविधाएं वहाँ पहुंची हुई थीं। तो उस पकवा विद्यालय में ही पढ़ते समय तुलसी जयंती, है ना, कबीर जयंती और तमाम तरह के आयोजन हुआ करते थे पहले स्कूलों में, परंपरा थी। और ख़ास करके शनिवार के दिन गोष्ठियाँ होती थीं, बच्चों को उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलता था, कविता प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और अंत्याक्षरी भी हम लोग खूब खेलते थे स्कूलों के दौर में। और अंत्याक्षरी में भी मेरे विद्यालय में जो हिंदी शिक्षक थे उन्होंने कहा कि केवल मानस की चौपाइयों पर हम अंत्याक्षरी कराएंगे। क्या बात है। तो इस तरह से एक जो साहित्यिक सांस्कृतिक माहौल जो था, यह मेरे विद्यालय खास करके मिडिल स्कूल से ही मैं एक जो रचनात्मकता का बीज है वह प्रवेश कर गया था। और मेरे चाचा जी जो मिथिला विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक थे, उनसे भी मैं काफ़ी कुछ प्रेरित हुआ साहित्य की ओर उन्मुख होने के लिए। और मैट्रिक आते आते मैं छंदों में अच्छी खासी रचनाएं करने लगा था, लेकिन प्रकाशन की दुनिया में जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र हुआ, मैंने पहले भी निवेदित किया अपने श्रोताओं से कि मेरी पहली कविता 1980 में छपी, वही 15 अगस्त वाली। और उसके बाद फिर जब मैं सरकारी सेवा में आया, तो सरकारी सेवा में आने के बाद मेरी प्रथम पोस्टिंग भभुआ में हुई। तो भभुआ में भी बड़ा अच्छा, वहाँ मैंने अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का वहाँ अधिवेशन मैंने कराया। वहाँ के प्रथम जिलाधिकारी डॉक्टर आर के श्रीवास्तव साहब ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। यहाँ से पांडेय कपिल, डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र सरीखे अन्य साहित्यकार वहाँ गए थे। तो वहाँ मैंने साहित्यिक आयोजन कराए। काशीश के भी बड़े नामी कवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र, उनको भी मैंने बुलाया था वहाँ। तो इस तरह से अभी जो वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव हैं श्री आमिर शुभानी साहब, ये हमारे तब वहाँ अनुमंडल अधिकारी हुआ करते थे। तो इनके साथ काम करने का भी मुझे वहाँ, और इनके साथ खास करके 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की गोष्ठियों में हम शरीक होते थे और मंडल अधिकारी के नाते हम लोग आमंत्रित करते थे अपने एसडीओ साहब को। तो उनकी भी साहित्यिक अभिरुचि वहाँ हमें देखने को मिली थी। पुस्तकालयों में वे खूब जाते थे। हमारे सूचना विभाग की लाइब्रेरी से भी किताबें मंगा करके सुभानी साहब वहाँ पढ़ते थे, हमारे जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं। तो इस तरह से एक माहौल तो मुझे शुरू से ही मिला, नौकरी में आने के बाद भी, और नौकरी के पहले जब मैं विद्यार्थी था, साहित्य का विद्यार्थी भी था, एमए में पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया और रिसर्च भी मैंने किया। तो मेरी प्रथम किताब वही प्रकाशन की दुनिया में ये नेवान, मैंने 1990 के लगभग आसपास मैंने भोजपुरी में हाइकू को इंट्रोड्यूस किया। तो उसके बाद ये नेवान हाइकुओं का संग्रह, भोजपुरी का पहला हाइकू संग्रह 1993 में ये छप कर आया। इसका एक हाइकू मैंने पहले निवेदित किया था। और उसके बाद हिंदी कविताओं का एक संग्रह मेरा, कविता का सर्वनाम, ये छप करके आया, कविता का सर्वनाम। और फिर उसके बाद निबंधों का एक संग्रह, उमड़े निबंध मेघ, जिसमें निबंध मेरे संकलित हैं, तो ये हिंदी के निबंधों का संग्रह है। फिर उसके बाद एक किताब समीक्षा की मेरी आई, छवि और छाप, जो काफ़ी सुचर्चित हुई और कई अखबारों में और कई पत्र पत्रिकाओं में बड़े बड़े समीक्षकों ने इस पे अपनी राय दी और इस पे टिप्पणियाँ अपनी लिखी, समीक्षाएं लिखी इस पर, छवि और छाप। ये जो है दरअसल भोजपुरी कविताओं की जो राष्ट्रीय चेतना है उस पर इसमें नज़र दौड़ाई गई है। और इसका मूल लेकिन ये मैंने रखा है कि राष्ट्रीयता जिसको हम कहते हैं, देश प्रेम जो कहते हैं, वह सिर्फ राष्ट्रीयता का मतलब राष्ट्र प्रेम तो है ही, लेकिन आप याद कीजिए इकबाल को कि पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। तो हर जर्रे को देवता मानने की जो सलाहियत है, तो
कुछ उसी भावना से प्रेरित होकर के मैंने इस कृति में ये प्रतिपादित करने की कोशिश की है कि हमारा राष्ट्र प्रेम जो है वह देश की भू संपदा, देश की खनिज संपदा, देश की प्रकृति, देश की आबो हवा, देश की नदियाँ, देश के ये किलकिलाते झरने, देश के ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, हिमराज, ये तमाम चीज़ों के प्रति अगर हमारी आत्मीयता जुड़ती है, उनके प्रति अगर हमारा प्रेम जुड़ता है, हमारी संवेदना जुड़ती है, तो यह भी हमारी राष्ट्रीयता ही है ना। कहा गया है वेदों में हमारे यहाँ की माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, माता जो हमारी भूमि है ये हमारी माँ है और सभी हम इसके पुत्र हैं। तो ये भाव जो है यही सच्ची राष्ट्रीयता की भावना है हमारी, देश के जर्रे जर्रे से प्यार, देश के जर्रे जर्रे से मोहब्बत। तो इसी भावना से प्रेरित होकर के भोजपुरी की कविताओं को मैंने देखा है और उसमें राष्ट्रीयता के पुनर्पाठ का इसमें प्रयास मैंने किया है। एक और किताब जो गांधी जी के जीवन से जुड़ा है, किताब है जो खास करके बच्चों और युवाओं के लिए है, सबकर साथी सबकर मीत नाम से मैंने उमाशंकर ये जोशी जी की किताब का मैंने भोजपुरी अनुवाद किया है। ये नेशनल बुक ट्रस्ट NBT से ये किताब छप के आई है। तो इसमें बोध कथाएं हैं गांधी जी के चरित्र से संबंधित। इसको युवा पीढ़ी और नई पीढ़ी के लोग देखते पढ़ते हैं, तो इसका अनुवाद भोजपुरी में है। और गांव की ओर अगर आप सोचें तो गांव की ओर जो गांव में जो रहते हैं लोग, उनके लिए इसका विशेष खास महत्व है। भोजपुरी में चूंकि यह कृति है। बेशक कह अब सकते देखें, हैं। ये सारी तो मेरी साहित्यिक चीज़ें हैं, लेकिन भाषाओं के तौर पर जहाँ तक बात है, मैं जितना हिंदी में लिखता हूँ उससे कम किसी मायने में भोजपुरी में नहीं लिखता हूँ। हिंदी के बड़े मशहूर कवि थे डॉक्टर केदारनाथ सिंह, आपने नाम सुना होगा जरूर। तो केदार जी लिखते हैं कि हिंदी मेरा देश है। हिंदी और भोजपुरी को देखिए कैसे वे रूपायित करते हैं। कहते हैं कि हिंदी मेरा देश है और भोजपुरी मेरा घर। क्या बात है? हिंदी मेरा देश है, भोजपुरी मेरा घर। घर से निकलता हूँ तो चला जाता हूँ देश में, घर से निकलता हूँ तो चला जाता हूँ देश में, और देश से छुट्टी मिलती है तो लौट आता हूँ घर में। क्या और बात। देश से छुट्टी मिलती है तो लौट आता हूँ घर। तो इसी रूप में हिंदी और भोजपुरी की सेवा मैं करता हूँ। और जो लोग ये मानते हैं कि भोजपुरी के विकास से या अन्य किसी लोक भाषा के विकास से हिंदी के विकास की संभावनाएं प्रभावित होंगी, मैं ऐसा कदापि नहीं मानता। हिंदी उपजीव्य ग्रहण करती है लोक भाषाओं से, है ना। राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी शक्ति और संवर्धित होगी। लोक भाषाओं से वह अगर अपना उपजीव्य प्राप्त करे, और संस्कृत की जो उसकी अपनी विरासत है वह तो है ही। यही दोनों चीज़ें मिलकर के तो फिर हिंदी की समृद्धि का कारक बनेंगी। हिंदी की समृद्धि इसी पर निर्भर करती है, लोक भाषाओं को महत्व देना। और हमारी केंद्र सरकार इधर जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी मातृभाषाओं के विकास को लेकर के बहुत सचेष्ट हुई है, बहुत तत्पर हुई है। और निश्चय ही यह एक सुखद संकेत है, सुखद भविष्य की ओर ये एक अच्छी संभावनाएं जगाने वाली बातें हैं। और लोक भाषाओं के विकास का विकास तो होना ही चाहिए। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल। और जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा साहित्य समाज लगा हुआ है कि हम भाषाओं को उनका सम्मान दें, हिंदी हो या भोजपुरी हो, हर तरह से उन्हें हम सम्मानित करें। और उन भाषाओं को सम्मान देना मतलब कि उन्हें अपनी बोलचाल में शामिल करना है। और इस काम को आप बखूबी कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि हिंदी के प्रति जितनी मेहनत आप करते हैं, जितना आप लिखते हैं हिंदी में, उससे कम आप भोजपुरी में भी नहीं लिखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चूँकि आपका जो अनुभव रहा है वो 40 से 42 सालों का रहा है, तो क्या कुछ बदलाव पाते हैं आप जब आपने शुरुआत की थी और साहित्य के क्षेत्र में आपने कदम रखा था उस वक्त में, और अभी वर्तमान में जब आप इस पोजीशन पर हैं, एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं आप, आपकी 400 से ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, तो ऐसे में आप साहित्य जगत में क्या कुछ बदलाव पाते हैं? देखिए, काफ़ी परिवर्तन हुआ है संचार क्रांति के बाद, है ना, सूचना क्रांति जिसे आप कहें, उसके बाद काफ़ी कुछ तब्दीलियां आई हैं साहित्य के क्षेत्र में भी। अन्य सारे क्षेत्रों में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वैसे ही साहित्य की दुनिया में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है। आज के युग को सूचना के विस्फोट
का युग हम कह रहे हैं कि एक सूचना आई नहीं तब तक दूसरी सूचना आ धमकती है। तड़ातड़ जो कहते हैं भोजपुरी के शब्द का मैं प्रयोग करूं तो ये तड़ातड़ सूचनाओं का जो विस्फोट हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारी संवेदनशीलता प्रभावित हुई है। किसी एक घटना से जब तक हम संवेदित होते ही हैं तब तक उससे इतर कोई दूसरी घटना घटित हो जाती है। तो ये घटनाओं की रेरमपेल जो है ये हमारे जीवन को कहीं ना कहीं से अस्त व्यस्त कर रही है। लेकिन तब ये है कि इन्हीं व्यस्तताओं में, इन्हीं विघटनकारी स्थितियों में हमें जीवन के तंतुओं को खोजना होगा, संवेदना की धार को खोजनी होगी। तो मैं अपनी एक कविता पुनः सुनाऊं, थोड़ी लंबी कविता जरूर है लेकिन इसमें आपको संवेदना के वे तंतु मिलेंगे। और आज का जो ये वृद्ध दिवस है जिसे आप सोच रही हैं, हम लोग उसको आज मना भी रहे हैं पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो एक कविता मेरी है डॉक्टर चाचा जी, है ना। तो डॉक्टर चाचा कविता थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन इसमें आप देखें कई दृष्टिकोण इसमें मिलेंगे जीवन को देखने परखने के। कि डॉक्टर चाचा अब वन वे ट्रैफिक हो गए हैं। वन वे ट्रैफिक मतलब कानून की समस्या, सुनने की समस्या। डॉक्टर चाचा अब वन वे ट्रैफिक के शिकार हो गए हैं, केवल अपनी सुनाते हैं, दूसरों का सुनने से लाचार हो गए हैं। 80 पार कर गए हैं। पटना में रहने के कारण संयमी जीवन और इलाज की सुविधा है। जिंदगी जीते जा रहे हैं, जिंदगी जिए जा रहे हैं, बस इतनी ही सी बात। नहीं तो कूलर की ठंडक और हीटर की गर्मी कब भाई उन्हें। आज भी तो गांव से जब कोई आता है, आज भी तो गांव से जब कोई आता है, हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाते हैं, अकेले बतियाते हैं। बगौरा के बबुआ जी का क्या हाल है। बगौरा मेरा अपना गांव है। बगौरा के बबुआ जी का क्या हाल है। मठिया के महाराज जी ने इस बार झूलन कराया कि नहीं। झूलन कृष्ण झूला, तो झूलन कराया कि नहीं। होली में हरिहरवा लौंडा इस बार नाचा कि नहीं। महेंद्र माट साहब के घर पर अभी कौन कौन रहता है। उदयनी के रामाश्रय बाबू अब भी बाजार आते जाते हैं। यह जानकर डॉक्टर चाचा थोड़े अचरज में जरूर पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं, अरे वहां खुली हवा है, अरे वहां खुली हवा है, ताजा पानी है, बोलने बतियाने को लोग बाग हैं। यहाँ तो जीवन जेल है, जेल। यहाँ तो जीवन जेल है, जेल। पहले हर होली और दिवाली छठ में गांव चले जाते थे डॉक्टर चाचा। अब कहाँ जा पाते हैं, अब कहाँ जा पाते हैं। जो गांव से आता है उसी का माथा पूरा चाटते हैं। जो गांव से आता है उसी का माथा पूरा चाटते हैं। भैया कहते हैं कि अरे नाश्ता कर लेने दीजिए, अरे नाश्ता कर लेने दीजिए, फिर बाद में पूछिएगा सब बात। लेकिन कहाँ मानते हैं डॉक्टर चाचा, लेकिन कहाँ मानते हैं डॉक्टर चाचा। चाहते हैं गांव से आए हर आदमी को अपने पास सटाकर ही बैठाना ताकि सब कुछ पूछ पाछ लें। पुरानी बात पर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। पुरानी बात अगर कोई करता है तो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। नई बात में खूब जी रही आते हैं, नई बात में खूब जी रही आते हैं डॉक्टर चाचा। इस साल पटीदारी में किसी की शादी नहीं हो रही है। इस साल पटीदारी में किसी की शादी नहीं हो रही है। जानकर तुरंत उदास हो जाते हैं, जानकर तुरंत उदास हो जाते हैं। लगता है अपना आगे के सफ़र, लगता है अपना आगे का सफ़र बहुत छोटा पाते हैं डॉक्टर चाचा। पता नहीं कितनी शादियों में अगुवाई की, पता नहीं कितनी शादियों में अगुवाई की। लंबी लिस्ट गिनाते हैं, लंबी लिस्ट गिनाते हैं। पढ़ाई में शादी कभी आड़े नहीं आती, पढ़ाई में शादी कभी आड़े नहीं आती। डॉक्टर चाचा का क्लियर आइडिया है, डॉक्टर चाचा का क्लियर आइडिया है। उनका शादी कराया कोई लड़का बिगड़ा नहीं, उनका शादी कराया कोई लड़का बिगड़ा नहीं। सब के सब आज कहीं ना कहीं सेट कर गए हैं, सभी आज कहीं ना कहीं सेट कर गए हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई जरूर, लेकिन बाद में सब एडजस्ट कर गए हैं, लेकिन बाद में सब एडजस्ट कर गए हैं। डॉक्टर चाचा भोर में कुएं पर नहाने के लिए गांव पर छोटका बाबा से बाजी लगाते थे कि कौन सुबह में सबसे पहले नहा लेगा। तो डॉक्टर चाचा भोर में कुएं पर नहाने के लिए गांव पर छोटका बाबा से बाजी लगाते थे। माघ में भी बाबा 4 बजे कुएं पर बाल्टी लेकर पहुंचते
तब तक डॉक्टर चाचा उनके पहले ही 3:45 बजे पहुंचकर मंत्र स्नान कर बाबा को चिढ़ाते थे। छोटका बाबा कहते थे डॉक्टरवा बड़ा पाजी है। छोटका बाबा कहते थे कि डॉक्टरवा बड़ा पाजी है, नहाता धोता कुछ नहीं, झूठे धोती बदल कर टीका दाग लेता है। नहाता धोता कुछ नहीं, धोती बदल कर झूठे टीका दाग लेता है। हमको 4 बजे ही उठाकर हमारी छुट्टी खांसी भी मंगा देता है, फिर श्रद्धा दिखाते सीतोपलादी चटवाता है, सीतोपलादी चटवाता है। डॉक्टर चाचा आज भी अपने पुजारी चाचा जी को खूब याद करते हैं। डॉक्टर चाचा आज भी अपने पुजारी चाचा जी को खूब याद करते हैं। जवानी के दिनों की स्मृतियों को जगाकर अपनी उम्र में एक एक दिन रोज नया जोड़ लेते हैं। मजाक भी खूब करते हैं। लव गुरु मटुकनाथ जी के बारे में भी कभी कभार पूछ लेते हैं। मजाक भी खूब करते हैं। लव गुरु मटुकनाथ जी के बारे में भी कभी कभार पूछ लेते हैं। चांद की बेवफाई को खूब कोसते हैं। डॉक्टर चाचा पहले खूब तेज आवाज में आरती गाते थे। ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। अब धीरे धीरे बोल बतिया कर सबका हालचाल जानकर ही संतुष्ट हो लेते हैं। बगल में मंदिर के पुजारी से भी उनकी यारी है। बगल में मंदिर के पुजारी से भी उनकी यारी है। धीरे धीरे टुघुरते जाकर सलाह दे आते हैं कि जल्दी से बेटवा का शादी तय कर दीजिए, जल्दी से बेटवा का शादी तय कर दीजिए। हम भी पियरी पहनकर बारात चलेंगे, हम भी पियरी पहनकर बारात चलेंगे। भैया की हिदायत कि गिर जाइएगा कभी सड़क पर, गिर जाइएगा कभी सड़क पर तो इज्जत चढ़वाइएगा। टांग कर लाएगा लोग, उपदेश सुनाएगा लोग कि बूढ़े बाप पर नज़र नहीं रखता है, कि बूढ़े बाप पर नज़र नहीं रखता है। आप तो स्वभाव से लाचार हैं, आप तो स्वभाव से लाचार हैं, आदत से परेशान हैं। पुजारी जी के यहाँ भोज जगाने चले जाते हैं। अब भी तो चैन से बैठिए, सबको हैरान किए रहने में ही आपको मज़ा आता है। डॉक्टर चचा जानते हैं, डॉक्टर चचा जानते हैं उन्हें अब कैसे रहना है। डॉक्टर चचा जानते हैं अब उन्हें कैसे रहना है। उन्होंने सीख लिया है पटना में बगौरा को जीना। उन्होंने सीख लिया है पटना में बगौरा को जीना। भैया की झिड़की सुनकर भी अपने हिसाब से ही रहना, भैया की झिड़की सुनकर भी अपने हिसाब से ही रहना। डॉक्टर चाचा को बस एक ही चीज़, अपने कानों का वन वे ट्रैफिक हो जाना थोड़ा खलता है, थोड़ा खलता है। अन्यथा उनका पूरा दिन तो उनकी अपनी ही शर्तों पर कटता है। क्या बात है। आपके डॉक्टर चाचा की जो रचना है, डॉक्टर चाचा मॉडर्न भी है, साथ ही साथ वो अपने पुराने बातों से भी जुड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना, और कह सकते हैं कि वर्तमान में बुजुर्गों के जीने की जो कला है वो इसी तरह की होनी चाहिए कि अपने लिए जीने की राह ढूंढ निकालनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त की कमी है और हमें आपको देना होगा धन्यवाद, क्योंकि वक्त का इशारा है कि अब आपसे हमें लेना है विदा। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की, आपकी रचनाओं को हमने सुना जाना। तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के नमस्कार, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान जिनसे हमने बातें की, जिनकी रचनाओं को हमने जाना और बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिली। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हमें रहता है आपके प्यारे प्यारे ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। तो जल्दी से नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com।